लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि लॉजिस्टिक्स एंड मार्केटिंग टीम के बीच में किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं और ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां आपस में उनका इंटरेक्शन इंक्रीज किया जा सकता है और ऐसा करने से एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है। लेकिन एक डिपार्टमेंट और है जो यदि लॉजिस्टिक के साथ मिलकर काम करे या बोले तो वो दोनों एक साथ काम करें तो वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ का एक नया रोड मैप सेट कर सकते हैं। देखो, ये जो भी टॉपिक्स हम बैक टू बैक डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके लिए ना सिर्फ एज एन एम्प्लॉय आपको बेनिफिट करने वाले हैं, बल्कि अगर आपकी यदि कोई बिजनेस है तो उस पॉइंट से भी आपको बेनिफिट देने वाले हैं। डिफरेंस आप साफ देख सकते हैं कि हर साल कई स्टार्टअप कंपनीज फॉर्म होती हैं और उनमें से कई ऑर्गेनाइजेशन तो एक साल भी कंप्लीट नहीं कर पाती और उनको मजबूरन अपना बिजनेस शट करना पड़ता है। कुछ ही कंपनीज हैं जो सरवाइव कर पाती हैं और उनमें से कुछ या एक दो ही ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर पाती हैं कि बाकी लोग इंस्पायर होकर अपने न्यू स्टार्टअप के बारे में सोच पाते हैं। हम बिना कुछ सोचे बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और फिर बिना कुछ सोचे बंद कर देते हैं। दरअसल हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, बस दूसरों की देखा देखी एक बिजनेस में कूद पड़ते हैं क्योंकि उसने किया इसलिए मैं भी कर रहा हूं। हमारे पास कोई टूल किट नहीं होती, कोई प्लान नहीं होता, कोई रोड मैप नहीं होता और फिर वो दिन आ ही जाता है जब फाइनली हमारे बिजनेस पर भी ताला लगाना पड़ता है। हालांकि कोई भी टूल किट या कोई भी ब्लूप्रिंट 100% गारंटेड नहीं होते कि ऐसा करने से आप भी अंबानी बन जाओगे या रतन टाटा बन जाओगे। बट हाँ, ये हेल्प करती है। ये बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे अनजान शहर में जीपीएस। आप कंप्लीटली इस पर रिलाय तो नहीं कर सकते, मगर इसकी मदद और अपनी सूझबूझ से आप अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंच सकते हो। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्लाई चेन युक्ति। आज हम बात करने वाले हैं लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग की इंटरडिपेंडेंस की और वो क्या एरियाज है जहां इनका इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में वो लीड जनरेट कर सकती है कि कंपनीज के लिए आपको पकड़ना इम्पॉसिबल सी बात हो जाए। लॉजिस्टिक को हमने कई वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लॉजिस्टिक को लेकर आपका नजरिया जरूर बदलेगा। मैन्युफैक्चरिंग की वो दो स्ट्रेटजीज के बारे में हम बात करेंगे जिससे बिजनेस को लेकर आपका पर्सपेक्टिव जरूर इंप्रूव होगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स देखा जाए तो जैसे दो भाई हैं, इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता। दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। लॉजिस्टिक्स की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं मैन्युफैक्चरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करें, इसकी लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंडलेस है। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड ऑपरेटिंग मशीनरी, equipment and raw material, production planning and schedule making, assembling, packaging and labeling, minimizing production cost, ensuring product quality, improving existing products and models। वहीं कॉस्ट की बात करें तो जो भी डिसीजंस या स्ट्रेटजीज ये दोनों डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंप्लीमेंट करते हैं, उसका इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग लास्टिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर पर पड़ता है। एंड देयर इज अ सेइंग, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। जो आपने बचा लिया वही आपका है। अब कंपटीशन ऐसा लगता है कि अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में मार्केट या इंडस्ट्री में आपको compete करना है तो इन दोनों डिपार्टमेंट को एक साथ मिलकर काम करना ही होगा और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही अपने आप को अलग अलग ना कंसीडर करके बल्कि एक सिंगल टीम की तरह एक्ट करने की जरूरत है। अभी याद है मैंने कहा था कि हम दो ऐसी फंडामेंटल स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल मतलब बिल्कुल बेसिक, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। देखो, कोई रॉकेट साइंस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक सी स्ट्रेटेजी है। पहली, कॉस्ट लीडरशिप, मतलब एक ऐसी स्ट्रेटेजी जहां एक ऑर्गेनाइजेशन का मेजर फोकस प्रोडक्ट की कॉस्ट को लेकर रहता है। इतना सस्ता प्रोडक्ट बना दोगे कि दूसरा बना ही ना पाए। एग्जाम्पल, मारुति की गाड़ियां। अभी तो टाटा उसमें भी मारुति को टक्कर दे रहा है, मगर आज से 5 साल पीछे चले जाओ तो मारुति सुजुकी वाज दी ओनली ऑप्शन फॉर मिडिल क्लास। भाई 3 से 4 लाख में एल्टो बनाकर बेच रहे थे। अभी तो वैसे सभी गाड़ियों का प्राइस इंक्रीज हो गए हैं। 55% का मार्केट शेयर था मारुति का 4 व्हीलर इंडियन मार्केट में। अभी भी वो करीब करीब 45% शेयर पे तो है ही। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री और इसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी मिडिल क्लास है। ऐसे में अगर इंडियंस को कोई कार बेचनी है तो एक ही तरीका है, वो है
कॉस्ट। अगर कॉस्ट को आपने बीट कर दिया तो बस फिर तो आप ही आप हो। एक और एग्जांपल है एमआई के फोन्स। आज से 7-8 साल पहले मार्केट में सैमसंग लीड कर रहा था इंडिया में, और उसका एवरेज फोन 10 से 12 हजार से नीचे नहीं था। फिर एंट्री लेता है एमआई। पहला ही फोन लॉन्च किया फ्लिपकार्ट पर 6,000 में, और फ्लैश सेल के थ्रू सेल करते थे। विद इन ए मिनट लाखों मोबाइल सेल हो जाते थे। तो प्राइस तो हमेशा से ही एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रही है मार्केट में कम्पीट करने के लिए। जितना सस्ता प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, उतनी ज्यादा बड़ी मार्केट को भी आप कवर कर सकते हो और उतना ही वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हो। हालांकि ये स्ट्रेटेजी हर जगह काम नहीं करती। एक डेवलप्ड कंट्री में जहां मैक्सिमम पॉपुलेशन रिच हो, जैसे एक कंट्री है लग्जमबर्ग, उसकी पर कैपिटा इनकम पता है कितनी है? $74,000, इंडियन रुपीज 60 लाख इनकम पर पर्सन। 6 लाख की टोटल पॉपुलेशन में 43,000 पीपल आर मिलेनियर्स। ऐसी कंट्री में अल्टो K10 जैसी गाड़ी नहीं चल पाएगी, और 10,000 रुपए का मोबाइल भी मिनिमम लोग ही परचेज करेंगे। तो ये भी देखना होता है कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हो, मार्केट का कौन सा सेगमेंट आपकी रीच में है। सेकंड सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है मीनिंगफुल डिफरेंशिएशन। अब देखो, हर बार पॉसिबल नहीं है कि आपका प्रोडक्ट सबसे कम प्राइस का हो। लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, वो ऐसा कर पा रहा है, उसके पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपसे बहुत ज्यादा है। ऐसे में आपके लिए उनको compete कर पाना बहुत हद तक इम्पॉसिबल सा ही टास्क है। मारुति सुजुकी ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर के साथ इंडिया के 4 व्हीलर मोटर कार के सेगमेंट, और वो भी वॉल्यूम में अभी भी लीड कर रहा है। मतलब हर 10 में से 5 लोग मारुति सुजुकी कार परचेज करते हैं। मारुति भले ही कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से लीड कर रही है, फिर भी मार्केट में दूसरे प्लेयर्स के लिए स्कोप है। महिंद्रा है, टाटा है, हुंडई, होंडा, किया, एमजी हेक्टर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, टोयोटा, फोर्ड, फॉक्सवैगन, कितने ही प्लेयर हैं मार्केट में। सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप भले ही लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ही क्यों ना हो, फिर भी मार्केट में आपके लिए स्कोप रहता ही है। मगर ये कोई थंब रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप भी कोई कार प्रोड्यूस करोगे और वो मार्केट में अपनी जगह बना लेगी। इसके लिए आपको उन सबसे अलग कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी के प्रोड्यूसर नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ डिफरेंट करो, और वो डिफरेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। लोग जो भी यूज करते हैं वो कभी भी उससे 100% सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि एक ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट है कि वो हर व्यक्ति और हर वस्तु में कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेता है, और वही कमी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मार्केट में लीड करने के लिए जो दूसरी स्ट्रेटेजी है मीनिंगफुल डिफरेंशिएशन, इसको अचीव करने के लिए बहुत से फैक्टर हैं, जैसे बेटर सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी टाइम, डिलीवरी रिलायबिलिटी एक्सेट्रा, या फिर इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एडवांटेजेस जैसे सुपीरियर फीचर्स, सुपीरियर प्रोडक्ट एक्सेट्रा। आपको याद होगा कि हमारे टॉपिक का नाम है लॉजिस्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंटरफेस। तो इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो चाहे वो स्ट्रेटेजी कॉस्ट लीडरशिप की हो या फिर मीनिंगफुल डिफरेंशिएशन की, प्रोडक्ट टीम अकेले इसको मास्टर नहीं कर सकती। दोनों ही स्ट्रेटेजीज में लॉजिस्टिक का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और दोनों ही लॉजिस्टिक्स के बिना पॉसिबल भी नहीं है। मगर इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों टीम प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक्स आपस में एक साथ मिलकर काम करें। वो कहते हैं ना कि एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ करिश्मा होता है जब मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स दोनों टीम एज एन इंटीग्रेटेड टीम की तरह काम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि लॉजिस्टिक्स एक ऐसा सेक्टर है सोसाइटी का जिसके बिना सोसाइटी के लिए सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। जैसे हमारी बॉडी में नर्व सिस्टम होता है, वैसे ही सोसाइटी में लॉजिस्टिक्स काम करता है। ये जो भी लाइफस्टाइल हम जी पा रहे हैं, उसका मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स से आता है। कभी कोशिश करूंगा कि लॉजिस्टिक्स को एक डिफरेंट एंगल से आपको समझाने की कोशिश करूं। हमारे टॉपिक के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो लॉजिस्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और लॉजिस्टिक्स ही एक ऐसा फैक्टर है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ब्रिज की तरह काम करता है, या फिर बोले तो एक ऐसा लिंक जो इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैन्युफैक्चरिंग को रॉ मटेरियल सप्लायर्स से लिंक करने की बात हो या मैन्युफैक्चरर को कस्टमर से लिंक करना हो,
लॉजिस्टिक्स एक लौता ऐसा फैक्टर है जो दोनों ही केसेस में ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइड वर्ल्ड से लिंक करता है। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोडक्शन यूनिट या ब्रांच वेयरहाउस का कॉन्फ़िगरेशन। और इससे होता क्या है भाई, सीधी सी बात है, इससे एक ऑर्गेनाइजेशन उन बैरियर्स को रिमूव करने में सक्षम हो पाती है जो उसको एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बने रहने से रोकते हैं। सर के ऊपर से तो नहीं गया ना भाई। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाए। और वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि सीधी सी बात है, कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग को मेन चैलेंज कहां फेस करना पड़ता है? पहला इनपुट के पॉइंट पर और दूसरा कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। इनपुट से मतलब क्या है? यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करती है उसके लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, या कुछ स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे, या फिर एक्सेसरीज, या फिर तीनों। कभी रॉ मटेरियल ज्यादा ना हो जाए, या स्पेयर पार्ट्स खत्म ना हो जाए, या एक्सेसरीज के साथ कोई शॉर्ट एंड एक्सेस जैसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ कस्टमर की तरफ से क्या चैलेंज हो सकता है कि डिमांड शॉर्ट ना हो, या फिर बहुत एक्सेस ना हो, प्रोडक्ट आउटडेटेड ना हो, कभी क्वालिटी, कभी कुछ लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। ऐसे में जब आप एक वेयरहाउस या प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं तब आप इन चैलेंजेस से लड़ाई कर सकते हो। और एक खास बात, लॉजिस्टिक्स एक मेजर मीडियम है जो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मगर इन दोनों मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स को इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैपेसिटी एंड लोकेशन। कैपेसिटी से क्या मतलब है कि आप कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकते हो विदाउट डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और जब आप कैपेसिटी से रिलेटेड इश्यू से डील करते हो तब बहुत ही सतर्क रहना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपको अपनी कैपेसिटी को मार्केट डिमांड के हिसाब से चेंज करते रहना होता है। देखो, डिमांड कभी भी इंक्रीज हो सकती है। ऐसे में अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या है? ओवर टाइम एक सॉल्यूशन है, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट एक सॉल्यूशन है, आप अपनी प्रोडक्शन को आउटसोर्स कर सकते हो, और एक सॉल्यूशन ये भी है कि आप अपने सेटअप को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनती तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को अडॉप्ट करना एक अच्छा विकल्प है। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? किसी दूसरी लोकेशन पर कोई दूसरी प्रोडक्शन यूनिट का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन दोनों ही सॉल्यूशन के साथ कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है। हालांकि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन में रिस्क इंपैक्ट ना के ही बराबर होगा, मगर जब आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मतलब कोई दूसरी प्रोडक्शन यूनिट या वेयरहाउस को दूसरी लोकेशन पर कॉन्फ़िगर करते हो तब क्या रिस्क है? पहला तो लॉजिस्टिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क का रीवैल्यूएशन करना होगा, ना सिर्फ हर कंपोनेंट की कैपेसिटी को लेकर बल्कि किस स्ट्रेटेजी की क्या नेसेसिटी है इसको भी ध्यान में रखना होगा। सेकंड है लोकेशन। जितनी भी लोकेशंस इंक्रीज होंगी उनको मैनेज करना भी एक टास्क है, और कौन सी लोकेशन क्या और कितना कंट्रीब्यूट करेगी। मतलब जब भी आप किसी प्रोडक्शन यूनिट की लोकेशन या कैपेसिटी को चेंज करते हो, ऐसे में जितनी भी लोकेशन है और उनकी जो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी एक बार रिव्यू करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि लोकेशन का इश्यू हो या कैपेसिटी का, लॉजिस्टिक्स के बिना इस गुत्थी को सुलझाना पॉसिबल नहीं है। देखो, ये तो हमने समझ लिया कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन भी है। हालांकि सॉल्यूशन अपने आप में कुछ रिस्क के साथ लेकर आता है और सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। उससे पहले हमने समझा था कि किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट लीडर बनने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, और उन स्ट्रेटेजीज में लॉजिस्टिक्स किस तरह से रोल प्ले करती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस टॉपिक का जिसके बिना ये वीडियो इनकम्प्लीट ही रह जाएगी। देखो, हो सकता है ये बोरिंग हो या थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी, और हो सकता है कि सिर्फ एक बार में ये वीडियो आपको समझ में ना आए, बट ये इंपॉर्टेंट है अगर आप सप्लाई चेन से किसी भी तरह जुड़े हुए, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या लॉजिस्टिक्स से डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कनेक्टेड हो तब तो ये आपके लिए हर हाल में इंपॉर्टेंट है ही। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लर्निंग इज नॉट एवरी टाइम एंटरटेनिंग। इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न बिकॉज इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ इट मींस यू आर ऑटोमेटिकली डिग्रेडिंग एवरी डे। चलो फिर वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, कस्टमर सर्विस इश्यूज एट द लॉजिस्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंटरफेस। अब क्योंकि अल्टीमेट गोल तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही है, तो उन इश्यूज के बारे में भी बात करना जरूरी है जो मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स इंटरफेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए तरह तरह की स्ट्रेटेजीज क्रिएट करती है जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो और ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में जो लिंक है वो भी इंक्रीज हो सके। और ये कैसे होता है? सबसे पहला तो आपके एम्प्लॉइज जो एक ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच रिलेशन बिल्डअप करते हैं, और दूसरा है इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। टेक्नोलॉजी ने तो तहलका ही मचाया हुआ है। इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए तो टेक्नोलॉजी जैसे वरदान साबित हुई है और कह सकते हैं कि इससे ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर के रिलेशनशिप को इंप्रूव और स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद मिली है। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, आप गूगल पर सिंपल एक वर्ड सर्च करो स्पोर्ट्स शूज और उसके बाद ब्राउजर को क्लोज कर दो। अगले कुछ दिनों तक आप फेसबुक ओपन करो, अपना जीमेल अकाउंट ओपन करो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाओ, हर जगह आपको स्पोर्ट्स शूज के एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे। आपने बस एक सिस्टम को छोटी सी इंफॉर्मेशन दी और उसके बेसिस पर सप्लायर्स के लिए जैसे आपके डोर्स ओपन हो गए। बेटर कस्टमर सर्विस से रिलेटेड उन इश्यूज के बारे में भी बात कर लेते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स इंटरफेस को बेटर कस्टमर सर्विस से रिलेटेड उन इश्यूज के बारे में भी बात कर लेते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स इंटरफेस को फेस करना पड़ते हैं। सबसे पहला है डिमांड फोरकास्टिंग। दिस इज अ मिथ दैट योर डिमांड फोरकास्टिंग कैन बी 100% परफेक्ट। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स। वो कहते हैं ना कि नोबडी इज परफेक्ट बट वी स्टिल ट्राई टू बिकम वन। डिमांड फोरकास्टिंग का पर्पस क्या है? सिंपल, to ensure the availability of product and material in the future for customers। और दूसरा पहलू ये भी है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को एडवांस में ही एडजस्ट कर सके। ऐसा ना हो कि जब डिमांड का डिलीवरी टाइम आए तब आप उसको प्रोड्यूस या डिलीवर करने में कैपेबल ही ना हो। और इसलिए हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स इंटरफेस की, क्योंकि प्रोड्यूस करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको डिलीवर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट इज कस्टमर एंड सप्लायर ओरिएंटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहां आपका सप्लायर भी आपसे कनेक्टेड है और कस्टमर भी। मगर कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट ही क्यों करेगा? आज के इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इंटीग्रेशन इज द नीड ऑफ द आवर। और अगर आप इंटीग्रेटेड नहीं है तो फिर भूल जाओ, मार्केट खुद आपको मार्केट से बाहर कर देगी। आज के टाइम में सिर्फ कस्टमर से लिंक्ड रहना ही इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, वो जमाने लद गए। योर सप्लायर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर कस्टमर्स। कुछ लोगों की या कुछ ऑर्गेनाइजेशन की मेंटेलिटी अभी भी वही है कि वेंडर है तो हमेशा हमारे आगे सर झुकाकर ही खड़ा रहेगा। भाई अगर आप अपने वेंडर को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो एक दिन वो ऐसी जगह धोखा देगा कि रिकवरी करना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन तरह तरह के सिस्टम अडॉप्ट कर रही है जिससे कि उनकी रिलेशनशिप सप्लायर और कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रहे और इंटीग्रेशन एवरी डे इंप्रूव होता रहे। फिर थर्ड पॉइंट है प्लांट कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में हमने ऊपर भी बात की थी और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन क्या होगी, वहां का नेचर कैसा है, उस प्लांट को ऑपरेट करने में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, या फिर वेयरहाउस या ब्रांच वेयरहाउस की क्या लोकेशन होगी। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो पड़ता है वो है कॉस्ट स्ट्रक्चर और दूसरा है सर्विस लेवल। अगर ये डिसीजन आपका सटीक बैठ गया तो समझो कि आपने ओवरऑल सप्लाई चेन कॉस्ट को अचीव कर लिया। सबसे मेजर कॉस्ट तो यहीं पर लगने वाली है ना आपकी। तो अगर यही डिसीजन आपका गलत हो गया तो फिर तो कोई भी बिजनेस मॉडल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, मार्केट में लीड करना या सस्टेन करना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये सिर्फ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि आपके सप्लायर्स की लोकेशन भी बहुत मैटर करती है कि आपकी टोटल सप्लाई चेन कॉस्ट पर। और ये सिर्फ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि आपके सप्लायर्स की लोकेशन भी बहुत मैटर करती है कि आपकी टोटल सप्लाई चेन कॉस्ट पर। फिर है एक पॉइंट मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। ये वो एरिया है जिसमें सबका इंटरेस्ट काम करता है, या बोले तो अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या प्रोड्यूस होना है, कैसे होना है, कब होना है और कितना होना है, और इसमें सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टीम लीड करती है, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, सबका इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब इसके लिए ही तो काम कर रहे हैं ना। और जब ये सभी इंटरेस्टेड पार्टीज आपस में इंटीग्रेटेड होकर एक साथ काम करती हैं तो रिजल्ट भी बड़े चौंकाने वाले आते हैं। शायद टाटा, रिलायंस, मारुति सुजुकी, एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनीज में ऐसा ही टीम्स काम करती होंगी जो आपस में इंटीग्रेटेड होंगी, तभी तो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इनके साथ एसोसिएटेड है। तो आज हमने बहुत कुछ जाना है कि एक मैन्युफैक्चरिंग और एक लॉजिस्टिक्स टीम जब साथ मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट कितने पॉजिटिव हो सकते हैं, और नहीं करेंगे तो क्या होगा। कस्टमर हो या सप्लायर, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन अत्यंत आवश्यक है। और इस टॉपिक के बारे में सीखना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब अपने को विश्राम देते हैं। को क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, आप अपने फीडबैक देंगे तो हमको पता चले। मिलेंगे फिर एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।